मोटी परी और पतली परी। ये कहानी है दो परी बहनों की जो परी लोक में अपनी माँ सोनम परी के साथ रहती थी। उन दो परी बहनों का नाम रेखा और गुनगुन होता है। बचपन में दोनों बहनें बहुत ही सुंदर और एक जैसी दिखाई देती थी। सभी परियां उन दोनों बहनों की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब दोनों बहनें धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी। समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती जा रही थी। गुनगुन जो 12 वर्ष की हो गई थी, वो बहुत ही सुंदर गोल मटोल मुंह वाली परी बन गई थी और दूसरी तरफ रेखा जो समय के साथ मोटी हो रही थी और अब वो इतनी मोटी हो गई थी कि सब उसे लड्डू कहकर बुलाने लग गए थे। परंतु जब तक सबको ये पता चलता है कि रेखा मोटी हो रही है, तब तक बहुत देर हो गई थी। रेखा का वजन 70 किलो हो गया था, जो उसके मुताबिक बहुत ज्यादा था। सोनम परी ने अपनी बेटी रेखा को डॉक्टर को भी दिखाया। सब डॉक्टर ने बताया कि ये सब एक बढ़ती उम्र की अवस्था है। इस समय बच्चे मोटे पतले होते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर किसी ने भी रेखा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे और मोटी होती जा रही थी। और अब परीलोक में सभी परियां रेखा का मजाक उड़ाने लगी थी। अरे देखो देखो, सामने से हाथी आ रहा है, हाथी। हट जाओ नहीं तो वो हमें दबा देगी। अरे हाँ हाँ, जल्दी इसके सामने से हट जाओ नहीं तो ये हम सबको दबा देगी। ऐसा कहकर वो सभी परियां रेखा परी का बहुत मजाक बनाती थी और उसे चिढ़ाती थी। यहाँ तक कि रेखा की अपनी बहन गुनगुन भी उसे उसके मोटे होने का ताना देती थी। ओहो रेखा, तुम्हें कुछ अपने मोटापे का करना चाहिए। देखा नहीं सब लोग किस तरह तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम तो सच में एक चलती फिरती हाथी जैसी दिखाई देती हो। गुनगुन, अब तुम भी। मुझे सभी परियां चढ़ाती है, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, परंतु तुम्हें तो अपनी बहन की हालत को समझना चाहिए ना। अब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, परंतु फिर भी तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं माँ से बात करती हूँ और तुम्हारा जिम लगवा देती हूँ। तुम जिम जाकर अपना वजन कम कर सकती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे मोटी की बहन कहते हैं। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अब और तुम्हारी नहीं सुन सकती हूँ, मुझसे बात मत करो। रेखा परी इतना कहकर वहाँ से अपने कमरे में जा रही होती है। रेखा की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर रेखा की माँ समझ जाती है कि जरूर आज गुनगुन ने उसे कुछ कह दिया है। तभी सोनम परी कहती है, बेटी तुम गुनगुन की बातों का इतना बुरा मत माना करो। तुम जानती हो ना वो बहुत छोटी है, उसे नहीं पता कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। आप जानती हैं माँ, मुझे जब बाहर के लोग मोटी कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, परंतु मुझे खुद की बहन मोटी कहती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा तो उसने ऐसा कहा है, रुको मैं उसे अभी बताती हूँ। इतना कहकर सोनम परी गुनगुन परी को डांट लगाती है, परंतु गुनगुन को बुरा नहीं लगता और वो फिर भी अपनी बहन को मोटी मोटी कहकर चिल्लाती रहती है। मोटी होने की वजह से रेखा परी के ज्यादा दोस्त नहीं थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन भी उसके साथ नहीं खेला करती थी। एक दिन गुनगुन परी अपने घर के सभी काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रही थी। गुनगुन और रेखा परी दोनों एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ती थी और दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन कक्षा में टीचर आती है और सभी बच्चों से कहती है, सभी बच्चों, आने वाले कुछ दिनों में हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मैंने कुछ बच्चों का नाम लिखा है। वो बच्चे हैं गुनगुन, प्रीति और सुलेखा। ये नाम सुनकर कक्षा के सभी बच्चे इनके लिए तालियां बजाते हैं। गुनगुन के मन में अब ये ख्याल आ गया था कि हमेशा तो गुनगुन के साथ उसकी बहन ही डांस करती थी, परंतु इस बार टीचर ने उसका नाम नहीं लिखा है। गुनगुन के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था, इसलिए वो अपने टीचर के पास जाती है और पूछती है, टीचर आपने इस बार मेरी बहन रेखा का नाम नहीं दिया है क्या? हाँ गुनगुन, इस बार मैंने रेखा का नाम नहीं दिया है। तुम तो जानती ही हो रेखा का वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है।
मुझे नहीं लगता कि अब वो उतना अच्छा डांस कर पाएगी। टीचर की बात सुनकर गुनगुन को बुरा तो लगता है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। डांस में भाग ना मिलने की वजह से रेखा और ज्यादा उदास हो जाती है और अब वो चिड़चिड़ी हो जाती है। इसी तरह सब चल रहा होता है। जो भी सोनम परी के पास आता वो रेखा परी के लिए कुछ न कुछ बातें करता। अरे सोनम परी, तुम्हें रेखा परी के वजन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उससे घर के काम कराने चाहिए ताकि उसका वजन कुछ कम हो सके, और तुम्हें उसे थोड़ा कम खाना देना चाहिए। उसे डाइटिंग करने को कहो। इस उम्र में वो पतली हो भी सकती है, परंतु अगर वो ज्यादा बड़ी हो गई फिर उसका पतला होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ? मैंने हर उपाय करके देख लिया पर कुछ उपाय नहीं हो पा रहा है। अब तो रेखा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई है। अब वो कुछ नहीं करना चाहती है। वो तो बच्ची है, बच्ची। अगर हम उसे नहीं समझाएंगे तो आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। शादी के लिए जब लड़का देखेंगे तो कोई लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी, बाकी आगे जो करना है तुम्हें करना है। इतना कहकर परियां वहाँ से चली जाती है और ये संवाद रेखा परी सुन लेती है। और ये सब सुनने के बाद रेखा परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी सोनम परी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बेटी ये क्या, तुम तो इस कमरे में बैठकर रो रही हो। देखो, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए। रोते तो कमजोर बच्चे हैं। तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम इस तरह रोगी तो सभी को बोलने का मौका मिल जाएगा। तुम्हें तो लोगों का मुंह बंद कराना है। तुम्हें अपने इस सदमे से बाहर आना चाहिए और लोगों को पतला होकर दिखाना चाहिए। माँ देखो ना, स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ भी नहीं खेलता। यहाँ तक कि मेरी खुद की बहन मुझे चिढ़ाती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा। सोनम परी बीच बीच में अपनी बेटी को समझाती रहती थी, परंतु अपनी बहन और अपने दोस्तों का मजाक उड़ाने के बाद रेखा पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और किसी से वो बात नहीं करती और ना ही किसी के साथ खेलती और अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। ये सब देखकर सोनम परी को बहुत बुरा लगता है। तभी सोनम परी सभी बच्चों को अपने साथ घुमाने के लिए मेले में लेकर जाती है। रेखा परी भी अपनी माँ के साथ जाती है। मेले में पहुंचकर सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे अरे, रेखा परी का तो वजन बहुत ज्यादा है। अगर ये झूले में बैठेगी तो झूला तो टूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। हम रेखा के साथ नहीं बैठेंगे। अरे हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि रेखा को झूले पर बैठना भी चाहिए। अगर झूला टूट गया तो। गुनगुन परी अपनी परी दोस्तों का चेहरा देख रही होती है और उससे अब रहा नहीं जाता और वो गुस्से में बोलने लगती है, ये क्या बात कर रही हो तुम लोग? रेखा ये नहीं कर सकती, रेखा वो नहीं कर सकती। आखिर तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुमने कभी रेखा से पूछा है कि वो क्या करना चाहती है? माना कि वो मोटी हो गई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकती है। अब तुम लोग मेरी बहन को बताओगी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो रेखा को करना होगा वो वही करेगी। उसे झूला झूलना होगा तो वो झूला झूलेगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे तुम लोग? गुनगुन ये सब बातें कहकर अपने दोस्तों से लड़ रही होती है। जब ये बात रेखा सुनती है तो रेखा को अपनी बहन की आंखों में प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुनने के बाद रेखा को ये एहसास हो जाता है कि गुनगुन उसे बहुत प्यार करती है। गुनगुन की बातें सुनने के बाद सभी परियों को लगता है कि शायद वो रेखा के बारे में ज्यादा बोलने लगी थी और ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो गलत है। तभी सभी परियां रेखा परी से माफी मांगती हैं और रेखा परी सभी को माफ कर देती है। अब दोनों परियों को ये एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करती है और उस दिन के बाद से गुनगुन परी अपनी बहन को पतला होने में उसकी मदद करती। दोनों बहनें मिलकर जिम ज्वाइन कर लेती है और दोनों बहन एक साथ जिम जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और रेखा भी पतली हो जाती है।
उसके बाद कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता और सभी उसके दोस्त बन जाते हैं और उसके साथ हंसी खुशी से खेलने लगते हैं। जादुई सिलाई मशीन का जादू। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नामक गांव में प्रतिभा अपनी बेटी जीवा के साथ रहा करती थी। प्रतिभा के पति मोहन की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। मोहन जब जिंदा था तब वो सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था, लेकिन उसके जाने के बाद उनके घर में आर्थिक तंगी होने लगी। इसलिए प्रतिभा ने खुद ही सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालना शुरू कर दिया। प्रतिभा की सिलाई की दुकान में आस पड़ोस के ज्यादातर सभी लोग अपने कपड़ों की सिलाई करवाने आया करते थे। प्रतिभा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो जो कपड़े अपने ग्राहकों को सिल कर दे, उन कपड़ों को पहनकर उसके ग्राहक बहुत खुश हो जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और प्रतिभा सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा चला रही होती है। तभी एक दिन एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखने वाली लड़की, जिसका नाम प्रिया था, वो प्रतिभा की सिलाई की दुकान पर आती है और उसे सिलाई का कपड़ा देते हुए कहती है, आंटी ये लीजिए सिलाई का कपड़ा और इस कपड़े से मेरे लिए बहुत ही शानदार लहंगा बनाकर तैयार कर दीजिए। ये लहंगा मुझे अपने कॉलेज के फंक्शन में पहनना है, इसलिए ध्यान रखना कि इसमें किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा ये लहंगा 2 दिनों में सिलकर तैयार कर दूंगी। तब तुम आकर इसे ले जाना और इसकी सिलाई का मैं 1000 रुपए लूंगी। वो तुम जब 2 दिन बाद लहंगा लेने आओगी तब मुझे दे देना। ठीक है आंटी, मैं 2 दिन बाद आती हूँ और तभी आपको पैसे भी दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि लहंगा सिलने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा को लहंगा सही से सिलने की हिदायत देकर प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। इधर प्रतिभा 2 दिनों में लहंगा सिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर देती है। 2 दिन बाद प्रिया लहंगा लेने के लिए अपनी दोस्त के साथ प्रतिभा की दुकान पर आती है, तो वो लहंगा पहनकर ट्राई करती है और प्रतिभा पर चिल्लाते हुए कहती है, आंटी ये आपने कैसा लहंगा सिला है? अगर आपको लहंगा सिलना नहीं आता था तो आप मुझे पहले ही मना कर देती, मैं किसी और से अपना लहंगा सिलवा लेती, लेकिन आपने तो मेरे लहंगे का पूरा सत्यानाश ही कर दिया। अब इस लहंगे को पहनकर मैं अपने फंक्शन में कैसे जा पाऊंगी? लेकिन बेटी, मैंने तो तुम्हारा लहंगा बहुत ही अच्छे तरीके से सिला है और तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी भी लग रही हो, तो फिर तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब कर दिया है? मुझे तो ये कहीं से भी खराब नहीं लग रहा। अरे आपको क्यों खराब लगेगा? ये लहंगा आखिर सिला तो आपने ही है ना। और वैसे भी आप जैसी अनपढ़ औरतें क्या जाने कि फैशनेबल लहंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपने तो वही पुराने गवार तरीके से मेरा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया है, और इसके अलावा ना कोई इसमें ढंग की फिटिंग आई और ना ही मैं इसे पहनकर अच्छी लग रही हूँ। इसलिए अब आप चुपचाप मुझे ये लहंगा दे दीजिए ताकि मैं इसे किसी ढंग के टेलर से सही करवाकर अपने फंक्शन में पहन पाऊँ। अब आपकी वजह से मुझे एक नया टेलर ढूंढना पड़ेगा जिसे ढंग के कपड़े सिलने आते हो। इतना कहकर प्रिया अपना लहंगा उठाकर प्रतिभा की दुकान से निकलने लगती है। तभी प्रतिभा पीछे से कहती है, बेटी मेरी सिलाई के पैसे तो देती जाओ। कौन से पैसे मैं तुम्हें अब दे दूं? तुमने तो मेरे लहंगे का सत्यानाश कर दिया है ना, इसलिए अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, मेरा एक यही तो रोजी रोटी का साधन है। अगर तुम मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दोगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, कृपया मेरी मेहनत के पैसे मुझे देती जाओ। प्रतिभा के पैसे मांगने पर प्रिया उसे जोर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से प्रतिभा जमीन पर गिर जाती है। तभी प्रतिभा की बेटी जीवा दुकान पर पहुंच जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। वो तुरंत भागकर अपनी माँ को उठाती है और उनसे सारी बात पूछती है। अपनी बेटी के पूछने पर प्रतिभा उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने बहुत मेहनत से प्रिया के लहंगे को बनाकर तैयार किया, लेकिन प्रिया उसे उसके मेहनत के पैसे नहीं दे रही और उल्टा उसे ही धक्का देकर गिरा दिया। अपनी माँ की सारी बात सुनकर जीवा को प्रिया पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे तेज आवाज में कहती है,
ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का मारने की? और जब तेरा लहंगा मेरी माँ ने बनाकर तैयार करके तुझे दे दिया है तो उनके पैसे क्यों नहीं दे रही है? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ जैसे खुद गवार है वैसे ही उसने गवारों जैसा मेरा लहंगा बनाकर तैयार किया है, और उस लहंगे की भी कोई खास फिटिंग नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसे पैसे नहीं दिए। और अगर तूने ज्यादा चूत चपड़ करी ना तो जैसे तेरी माँ को धक्का मारकर गिराया है ना वैसे ही तुझे भी जमीन पर गिरा कर मारूंगी, समझी? प्रिया की फालतू बकवास सुनते ही जीवा का गुस्सा उससे काबू में नहीं रहता और वो प्रिया को खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। तो पलटकर प्रिया भी जीवा को धक्का मारकर गिरा देती है और उसकी माँ की सिलाई मशीन तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अपनी सिलाई मशीन को टूटा हुआ देखकर प्रतिभा को जीवा पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है, तूने उस बदतमीज लड़की को सुनाया, इसी वजह से उसने आज मेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। इस सिलाई मशीन की वजह से ही हम दोनों की रोजी रोटी चल रही थी। अब इसके टूटने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे सिर्फ इसी वजह से मारा क्योंकि उसने आपको धक्का दिया और आपको पैसे भी नहीं दे रही थी। अरे नहीं दे रही थी पैसे तो ना देती, लेकिन तुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरी इकलौती सिलाई मशीन भी टूट गई। अब बता हम दोनों क्या खाएंगे? अपनी माँ को इस तरह बेवजह अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए देखकर जीवा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक आसमान से गुजर रही एक जादुई परी उसे रोते हुए देखती है और उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? परी के पूछने पर जीवा उसे सारी बात बता देती है। जीवा की दुख भरी कहानी सुनकर परी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जीवा के सामने एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देती है। बेटी, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन पर तुम्हें या तुम्हारी माँ को खुद कपड़े सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस सिलाई मशीन के ऊपर सिलने वाला कपड़ा रखा जाएगा, वो खुद ब खुद जादू से सिलकर तैयार हो जाएगा। अब तुम लोगों को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से तुम लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम इस जादुई सिलाई मशीन को ले जाकर अपनी माँ को दे दो। जीवा उस जादुई सिलाई मशीन के लिए परी को धन्यवाद कहती है और उसे लेकर अपनी माँ को दे देती है और साथ ही उन्हें परी की पूरी बात भी बता देती है। जादुई सिलाई मशीन को देखकर प्रतिभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी जीवा से अपने गुस्से के लिए माफी मांग लेती है। उसके बाद प्रतिभा जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर तैयार करने लगती है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो खूब सारे पैसे भी कमाने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रतिभा और उसकी बेटी जीवा उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।